नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल भास्कर 6 फरवरी 2026 के संस्करण से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, महलों का शहर किसे कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं आ जयपुर, आ कोलकाता, ई भोपाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कोलकाता। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है और भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा वाला, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति इनमें से कौन थे। यहाँ पर विकल्प दिए आ जॉर्ज वॉशिंगटन, आ अब्राहम लिंकन, ई थियोडोर रूजवेल्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। प्रश्न तीसरा है, 3 राजधानियों वाला देश कौन सा है। यहाँ पर विकल्प दिए आ जापान, आ रूस, ई दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। 3 राजधानियों वाला देश दक्षिण अफ्रीका है। चौथा वाला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। आ रविंद्रनाथ टैगोर, आ अमर्त्य सेन, ई मदर टेरेसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था और यह नोबेल पुरस्कार इनकी रचना गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि इन्होंने रचना लिखी थी और यह किस विषय के लिए मिला था, तो साहित्य विषय के लिए मिला था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां वाला प्रश्न है, हैरी पॉटर बुक सीरीज की लेखिका इनमें से कौन है। आ जेन ऑस्टिन, आ जेके रॉलिंग, ई अरुंधति रॉय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जेके रॉलिंग। हैरी पॉटर एक सीरीज है जिस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, तो उसके लेखक कौन है, जेके रॉलिंग। अगला वाला प्रश्न है 6वां वाला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का मुख्यालय अर्थात हेड ऑफिस कहाँ है। इसके विकल्प है आ इंदौर, आ बेंगलोर, ई जयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का मुख्यालय स्थित है। 7वां वाला प्रश्न है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं आ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, आ पब्लिक डाटा फॉर्मेट, ई पोर्टेबल डेली फॉर्मेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। 8वां वाला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है। आ उद्दत मार्टंड, आ हिंदुवाणी, ई आजकल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उद्दत मार्टंड। उद्दत मार्टंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। अब हम अन्य जानकारी देखेंगे। दोस्तों, बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी हैं 10वीं और 12वीं की, और 8वीं और 5वीं की परीक्षाएं आने वाली हैं। और तो उससे संबंधित कुछ टिप्स हैं। स्मार्ट और सही मैनेजमेंट से होगी परीक्षा आसान। परीक्षा शब्द ही ऐसा है जिसके नाम से मन में एक अनजाना सा डर पैदा हो जाता है, लेकिन सही तरीके से पढ़ाई की जाए तो परिणाम अच्छा होता है। कैसे करें तैयारी, आइए जानें। परीक्षा की तैयारी करना बेहद आसान है अगर आप इसकी प्रॉपर प्लानिंग करें, टाइम टेबल फॉलो करें। शुरू से ही अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी है। इसके लिए पढ़ाई के लिए एक संतुलित स्टडी शेड्यूल बनाएं। दिन की शुरुआत उस विषय या अध्याय से करें जो आपको सबसे कठिन लगता है। इस समय आप में नई एनर्जी रहेगी और ब्रेन फ्रेश रहेगा।
लिखकर प्रैक्टिस करें। लिखकर की गई प्रैक्टिस से चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। लंबे पैराग्राफ लिखने के बजाय माइंड मैप बनाएं। एक मुख्य विषय को बीच में लिखें और उससे जुड़ी विभिन्न बिंदुओं की शाखा निकालें। रंगीन पेन और चित्रों का प्रयोग करें। हमारा दिमाग चित्रों को शब्दों की तुलना में जल्दी याद रखता है। छोटे ब्रेक लें। पढ़ाई के दौरान मोबाइल और टीवी से दूरी बनाए रखें। 1-1.5 घंटे तक पूरी एकाग्रता के साथ केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। लगातार पढ़ने से ब्रेन थक जाता है, इसलिए हर 1-1.5 घंटे की पढ़ाई के लिए 10 मिनट का ब्रेक लें। रटे नहीं समझे। कुछ स्टूडेंट रट्टा मारने में होशियार होते हैं। इस तरह वे पास तो हो सकते हैं, मगर इनके अच्छे नंबर नहीं आते। अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो उत्तर को उसी लहजे और शैली में लिख सकते हैं जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। अच्छे नंबर तभी मिलेंगे। पढ़ाई के लिए स्मार्ट तरीके। एक्टिव रिकॉल। पढ़ने के तुरंत बाद किताब बंद करें और खुद से सवाल पूछें कि आपने क्या सीखा। इस तकनीक से पढ़ी चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। फेनमैन तकनीक। किसी कठिन विषय को ऐसे समझें जैसे किसी छोटे बच्चे को समझा रहे हैं। यदि आप सरल शब्दों में नहीं समझा पा रहे तो इसका मतलब है कि आपको उसे और पढ़ने की ज़रूरत है। स्पेस रिपीटिशन। एक ही दिन में सब कुछ रटने के बजाय उसे समय समय पर दोहराएं, जैसे 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद। इससे आपको विषय बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। स्टडी फ्रेंडली माहौल रखें। घर में जिस जगह बैठकर आप पढ़ते हैं उसे स्टडी फ्रेंडली बनाएं। वहाँ पर्याप्त रोशनी और हवा हो। पीने का पानी, पेन, पेंसिल, नोटबुक, इरेजर सब पास में ही होना चाहिए। अपनी स्टडी टेबल को व्यवस्थित रखें। रिवीजन और मॉक टेस्ट। परीक्षा से 15 दिन पहले कुछ भी नया पढ़ने से बचें। केवल रिवीजन पर ध्यान दें। संबंधित बोर्ड की वेबसाइट से पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र डाउनलोड करें और टाइम सेट करके उन्हें हल करने का प्रयास करें। डिजिटल डिटॉक्स। कठिन विषयों को सरल भाषा में समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करें। जहां समझ ना आए वहां ऑनलाइन क्लासेज, यूट्यूब वीडियो या टीचर्स की हेल्प लें। पढ़ते समय सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन बंद कर दें। परीक्षा हॉल में टेंशन मैनेजमेंट। प्रश्न पत्र को पढ़ना, पेपर मिलते ही हल करना शुरू ना कर दें। शांति से प्रश्नों को समझें ताकि उत्तर लिखने की प्लानिंग कर सकें। कोई प्रश्न कठिन लगे तो बार बार पढ़ें और उसके उत्तर को मन ही मन छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सोचें। टॉपिक आपका जरा भी पढ़ा हुआ रहा तो धीरे धीरे याद आने लगेगा। शुरुआत में 10 से 15 मिनट केवल पेपर पढ़ने और योजना बनाने में लगाएं। उत्तर की प्रस्तुति। प्रश्न पत्र मिलते ही अपने इष्टदेव को याद करें और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, यानी खुद से कहें मैंने इस बार अच्छी मेहनत की है और मैं इसे आराम से हल कर सकता हूँ। हड़बड़ी में घसीटा मार राइटिंग में उत्तर ना लिखें। ज़्यादा या लंबे नहीं, सही और सटीक उत्तर लिखना जरूरी है। ऑल द बेस्ट। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जा चुका है। प्रत्येक वर्ष भी 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो आज भी लोगों तक खबरें और जानकारी पहुंचाने का एक सस्ता और भरोसेमंद साधन है। हालांकि इसका स्वरूप अब और बदल चुका है। आइए रेडियो के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। रेडियो के मुख्य कार्य। लोगों तक जनता के लिए उपयोगी और सही जानकारी पहुंचाना, शिक्षा और जागरूकता फैलाना, समाज के हर स्तर के लोगों की आवाज़ को मंच देना। रेडियो दिवस मनाने का उद्देश्य
पुराने समय में जब संचार के ज़्यादा साधन नहीं थे, तब रेडियो आम जनता के लिए सस्ता, सुलभ और विश्वसनीय साधन था, जबकि आज कई विकल्प मौजूद हैं। लोगों, खास तौर से नई पीढ़ी को रेडियो की उपयोगिता और उसका महत्व बताना। आपदा और आपातकाल में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना। रेडियो का आविष्कार। रेडियो का आविष्कार गुगलिएल्मो मार्कोनी ने किया था। उन्होंने रेडियो ट्रांसमीटर विकसित किया। जगदीश चंद्र बोस रेडियो तरंगों के वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रदर्शित करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। उन्हें वायरलेस दूरसंचार का जनक भी माना जाता है। रेडियो का इतिहास। साल 1920 की शुरुआत में रेडियो का व्यावसायिक उपयोग शुरू हुआ। बस 1950 तक रेडियो प्रसारण दुनिया में आम हो गया। साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया। वर्ष 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस घोषित किया। रेडियो कैसे काम करता है? रेडियो विद्युत चुम्बकीय तरंगों पर काम करता है। जब ट्रांसमीटर के एंटीना में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन कंपन करने लगते हैं और रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें हवा में फैलती हैं और रेडियो सेट का एंटीना इन्हें पकड़ लेता है। रेडियो सेट इन तरंगों को फिर से आवाज़ में बदल देता है, जिसे हम सुन पाते हैं। भारत में रेडियो। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित हुआ। ऑल इंडिया रेडियो AIR की स्थापना 1936 में हुई। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। भारत का पहला प्राइवेट FM रेडियो स्टेशन सिटी 3 जुलाई 2011 को बेंगलुरु से शुरू हुआ। हैम रेडियो कम्युनिकेशन। हैम रेडियो संचार एक ऐसा वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम है जिसमें लाइसेंस प्राप्त लोग रेडियो तरंगों की मदद से बिना मोबाइल और इंटरनेट के आपस में बात करते हैं। हैम रेडियो ज़्यादातर आपात स्थितियों में बिना मोबाइल और इंटरनेट के काम करती है। इसे एमेट्योर रेडियो कहा जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर इमरजेंसी, बाढ़, भूकंप आदि के दौरान किया जाता है। अपनी योग्यता पहचाने, सही करियर चुनें। हर व्यक्ति अलग अलग तरह से बुद्धिमान होता है और हर एक की योग्यता भी अलग अलग होती है। आप किसमें इंटेलिजेंट हैं, जानिए। आज के समय में समझदारी और काबिलियत को अक्सर सिर्फ अच्छे नंबरों, गणित में होशियारी और विज्ञान की समझ से जोड़ा जाता है। इस वजह से जिन बच्चों की प्रतिभा पढ़ाई से अलग होती है उन्हें कई बार कम समझा जाता है या नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। कोई बोलने में बेहतर होता है, कोई मैथ में, कोई कल्पना में, तो कोई कला में। बुद्धिमान होने का मतलब यह नहीं कि आप किस तरह के विषय में अच्छे हैं, बल्कि यह है कि आपके अंदर सोचने, समझने और कुछ अलग करने की क्षमता है या नहीं। करियर चुनते समय यह समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी खास योग्यता और रुचि क्या है। अगर आप अपनी रुचि के बजाय किसी के द्वारा थोपा गया विषय चुनते हैं तो आगे चलकर सफल होना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट छोड़कर किसी और क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर किया जाता तो शायद वे दुनिया के महान क्रिकेटर नहीं बन पाते। प्रेरक प्रसंग। स्वस्थ रहोगे तभी परोपकार कर सकोगे। स्वामी दयानंद सरस्वती महान विचारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। महर्षि सरस्वती चारों वेदों के ज्ञाता तो थे ही, वेदांग और शास्त्रों के भी
प्रकांड विद्वान थे। आयुर्वेद में बताए गए जीवन सूत्रों का उन्होंने स्वयं पालन किया। सुबह जल्दी उठ जाना, घूमना, प्राणायाम, आसन, ध्यान करना, फिर स्वाध्याय और स्वल्प आहार कर जनहित के कामों में लग जाना, यही उनकी दिनचर्या। वे दिन भर कठिन मेहनत करते और अपने कामों में इतने डूब जाते कि भोजन की चिंता भी उन्हें नहीं रहती। वे पूर्णतः शाकाहारी थे। उनका मानना था कि शाकाहार में अपार शक्ति होती है। महर्षि दयानंद की दिनचर्या देखकर लोगों को हैरानी होती, क्योंकि वे हमेशा कार्यों में व्यस्त रहते थे। एक बार की घटना है, महर्षि दयानंद के पास एक व्यक्ति आया और बोला, स्वामी जी, मैं क्या करूं जिससे सुखी हो जाऊं? दयानंद कुछ पल रुककर बोले, हर कार्य को मन लगाकर पूरी शक्ति से करो तो निश्चित सुखी हो जाओगे। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया और उसका जीवन सुखी हो गया। एक श्रेष्ठ इंसान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, महर्षि उसके प्रतीक थे। उनका कहना था कि हम समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह तभी सही ढंग से कर सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। यदि हम ही शारीरिक रूप से कमजोर रहेंगे तो परोपकार के कार्य कैसे कर पाएंगे। इसी तरह महर्षि दयानंद ने समाज, देश, संस्कृति और धर्म की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए।